Hello, students. Good morning to you all. Today I am going to make one video especially for late bloomers or slow learners, those students who feels a lot of difficulties in preparing his or her maths exam. So for coming board appearing, those students who usually gets very low marks, for them this video is too much useful. If you watch this video, quite natural you will feel that it is very easy to get the qualifying marks. Not only the qualifying marks, if you do a little bit, then I hope and I assure you that you will get good marks. So for those students, this video is very useful. But one thing, you must obey what is said here. You must ready to do a hard labor as well as an honest labor. Then you will definitely get very good marks. So let us start today's video, that how to crack the forthcoming board exam, CBSE 10th board in maths. तो स्टूडेंट, जैसा आपने सुना कि आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स के एग्ज़ाम में काफ़ी डर महसूस करते हैं, घबराते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें ये एक बड़ी समस्या सी महसूस होती है कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो मैं इस बात को बहुत आसान आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ। आप थोड़े से सब्र रखकर इस वीडियो को देखें, इसमें कही हुई बातों का अनुसरण करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में ये महसूस करेंगे कि नहीं, मेरी तैयारी अच्छी है और मैं अच्छा अंक ला सकता हूँ। सो आइए, बिना हम लोग समय जाया किए, कुछ पहले लेवल में, पहले राउंड में आपको क्या सब तैयार करना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई इन बच्चों के साथ यही होती है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये प्लानिंग वो नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें आसान होगी, कौन सी कठिन होगी। तो यदि आप एक ढंग की प्लानिंग कर लें या जैसा यहाँ बताया जा रहा है उसका अनुसरण करें, तो आपको अपनी तैयारी काफ़ी सुलझी हुई महसूस होगी और आप में एक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, जिससे आप महसूस करेंगे कि नहीं, हमारी अच्छी तैयारी है और मुझे अच्छे अंक आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें। आज मैंने शुरू के 5 चैप्टर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को उल्लेख किया है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर दिया है, जिसे आप बड़ी आसानी से बना भी सकेंगे और आप इसके बाद देखेंगे कि ये ऐसे सवाल हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा उपयोगी सवाल हैं। आइए पहले चैप्टर की बात करें। पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लें, टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो आप
HCF और LCM निकाल लें दो दिए हुए नंबर का। आसान मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आप दोनों के HCF और LCM निकाल सकते हैं। फिर इसी कॉन्सेप्ट में एक बात ये पूछी जाती है कि फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई रिलेशनशिप HCF into LCM equals to product of two numbers। जो यहाँ दिखाया गया है इस तरह से कि HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो लगभग 100% ये निर्धारित है कि एक प्रश्न इसके आने ही आने हैं, वो है प्रूव कीजिए कि √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर है। ये सभी अलग अलग प्रश्न हैं, कोई एक इसमें से आता ही है। इसी के दूसरे भाग हैं जिसमें एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को या तो प्लस कर दिया जाता है या माइनस या इनटू या डिवाइड। जैसे प्रूव दैट 2 + √5, 3 - √7, 2 √5 और 1/2 ये सभी इरेशनल नंबर हैं। ये जो प्रूफ करने वाला दो कॉन्सेप्ट हुआ, एक जिसमें अकेला नंबर है √2, √3 टाइप का, और दूसरा जिसमें दो नंबर हैं जिसके बीच प्लस या माइनस या इनटू या डिवाइड है, और वो दोनों में एक रेशनल है एक इरेशनल है, लेकिन दोनों मिलने के बाद फिर इरेशनल होता है। तो ये दो प्रूफ में एक आता ही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 3 कि जो आपने ऊपर देखा कि HCF into LCM ये बराबर होता है उस दो नंबर के प्रोडक्ट के, तो इसका यूज़ करना किसी एक चीज़ को फाइंड करने में जब बाकी चीज़ें दी गई हों। जैसे मान लीजिए HCF और LCM दे दिया, एक नंबर भी दे दिया और आपको कहा गया कि दूसरे नंबर निकालें, या दोनों नंबर्स दे दिए गए और HCF दे दिया तो आपको कहा गया LCM निकालें। तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, HCF into LCM बराबर A into B कहें या कहें दो दिए हुए नंबर का प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि आप ऊपर के ये तीन कर लें और ये यदि कर लेते हैं तो ये भी आपको मदद करेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है। ये दोनों तरह के डेसिमल नंबर रेशनल नंबर में होते हैं। तो टर्मिनेटिंग कब होगा उसका क्या कंडीशन है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। ओके, तो इतना यदि आप पहले राउंड में फर्स्ट चैप्टर से तैयारी कर लेते हैं तो आप एश्योर होइए कि आपके निश्चित रूप से एक या दो सवाल इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें चैप्टर 2, जो चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो है नंबर 1 सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -by, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू cy, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू cy। ये रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होता है जैसे अल्फा और बीटा से जुड़ा कोई सवाल पूछा गया, या
कभी पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the sum of zeros of given quadratic polynomial is this, इस तरह के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स टू जीरोज आर गिवन। तो ये हम लोग देखें, इसका तरीका है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपको याद रखना है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो आप केवल इसमें बिठा दें तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। इसी से जुड़ा एक सवाल और होता है जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया है बल्कि दो जीरोज दे दिया है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने कहा जाता है। तो आप क्या करें कि आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज की ज़रूरत होती है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो आपके जो दो जीरोज दिए गए हैं उसको आप सम कर लें, प्लस कर लें, उससे आपको सम ऑफ जीरोज मालूम हो गया। फिर आप उस दोनों जीरोज को इनटू कर लें, उससे आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम हो गया, और फिर इस फ्रेम में बिठा दें तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आपको कहा जाएगा फाइंड इट्स जीरोज, इसके जीरोज निकालें और वेरीफाई करें जो रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, वो वेरीफाई करें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। इतना ही आप पहले राउंड में तैयार कर लें पॉलिनोमियल चैप्टर से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर 3 में, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप जान रहे हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लें, जो कंपेयरिंग होता है कोफिशिएंट का, यानी a1/a2 b1/b2। तो ये नियम आपको याद रखना है कि यदि a1/a2 आपने निकाला, फिर अलग से b1/b2 निकाला और पाया कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, हाँ याद रखिए कि दोनों को लोएस्ट फॉर्म में ला के देखना है कि वो इक्वल है कि नहीं। तो सपोज कीजिए कि नहीं इक्वल है, तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो उस समय ये तीन बातें आपको याद रखना है कि उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे, यानी दो आंसर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों रियल होंगे। दूसरी बात है कि ऐसे सवाल का, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफ खींचने से इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, और चूंकि यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है इसलिए सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे। इसी से जुड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें कि यदि तीनों ही कोफिशिएंट का मान इक्वल हो जाए, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट का, दैट इज a1/a2 आपने निकाला, b1/b2 और c1/c2 लोएस्ट फॉर्म में, आपको लगा कि ये दिख रहा है कि आपको तीनों इक्वल आया, इसका मतलब नियम बन गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा होने से उस पेयर ऑफ इक्वेशन को इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, उसके ग्राफ खींचने से कोइंसिडेंट ग्राफ आएगा और सिस्टम फिर कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो हर जगह देखिए कॉन्सेप्ट में जो जो चीज़ें होती है वो यहाँ मेंशन है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसी तरह का है कि आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला लोएस्ट फॉर्म में। पहला दोनों तो इक्वल था, a1/a2 और b1/b2, इसलिए आपने c1/c2 निकाला। जो इक्वल नहीं आया तो यहाँ नियम बना
कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा होने से उस पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ उसके पैरेलल होते हैं, ऐसे सवाल के ग्राफ खींचे जाएंगे तो पैरेलल होंगे और सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। चूँकि सॉल्यूशन इसमें नहीं हुआ इसीलिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। जबकि ऊपर के दो कॉन्सेप्ट में आपने देखा सॉल्यूशन हो रहा था तो सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है इसके और जो एक दो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट 4 देख लें हम लोग। टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना, जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर है। किस मेथड से? दो मेथड होते हैं इसके, एक एलिमिनेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको समय में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई द्वारा, तो ये दो मेथड आप निश्चित तैयारी कर लें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि जैसे कोई अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना, सपोज के का वैल्यू निकालिए, या कभी दो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू पूछ देता है, जैसे पी और क्यू का वैल्यू निकालिए या ए और बी का वैल्यू निकालिए। कब? तो जब सिस्टम को इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, या जब सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, या जब सिस्टम को नो सॉल्यूशन हो रहा है, यानी कंडीशन जब दिया रहे। इस तरह के सवाल को कहते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ग्राफिकली सॉल्व करना दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशन को एक्स और वाई के लिए। सॉल्व ग्राफिकली फॉर एक्स एंड वाई। और कभी कभी इसमें पूछ देता है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस विथ एक्स एक्सिस या विथ वाई एक्सिस। तो ये इतनी तैयारी आप थर्ड चैप्टर में कर लें तो आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा तैयारी कहलाएगी और आपके आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है और उसमें स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ज़्यादा इम्फेसिस है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत बातें मिलती जुलती है, हालांकि दोनों दो चीज़ है, फिर भी समानताएं बहुत है। अंतर जैसे पॉलिनोमियल में जीरोज होता है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होता है। लेकिन समानता देखिए, जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वहाँ कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ भी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है, जो यूजफुल कॉन्सेप्ट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, वो पहला है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप उसको सॉल्व कीजिए x के लिए या y के लिए, जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में दिया हुआ है। किस मेथड से? तो इसके दो मेथड आपको पढ़ने हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से जुड़ी बातें जो हैं उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं d, किस फार्मूला से? b² - 4ac। और डिस्क्रिमिनांट के आधार पर रूट्स निकलता है
ये बात अलग है कि डिस्क्रिमिनांट के 3 रूप हो सकते हैं, एक 0 से बड़ा, दूसरा 0 से छोटा, तीसरा 0 के इक्वल। अब है कि अलग अलग सिचुएशन में रूट्स के नेचर भी अलग अलग होते हैं। एक एक करके हम लोग देखें। सपोज कीजिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका डिस्क्रिमिनांट आपने निकाला b² - 4ac का यूज़ करके, और वो डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा आया, तो उस सवाल में जो रूट्स निकलेंगे, x के जो वैल्यूज़ निकलेंगे, 2 वैल्यूज़, वो रियल नंबर होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। फिर दूसरा सिचुएशन लीजिए कि जैसे आपने डिस्क्रिमिनांट किसी दिए हुए इक्वेशन का निकाला और वो 0 ही आ गया, यानी d = 0 हो गया, तो ऐसे सवाल का जो रूट्स होगा, x का वैल्यूज़ होगा, वो दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों इक्वल होगा। एक ही रूट 2 बार आएगा, इसलिए इसको रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। और तीसरा जो सिचुएशन है कि आपने डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac से निकाल लिया और पता चला कि वो माइनस में आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनांट यदि निगेटिव आवे तो इसका मतलब है कि वो डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा आया। तो ऐसे सवाल में आप लिखेंगे कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, यानी इसके कोई आंसर नहीं निकलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि एक रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया रहे और किसी अननोन क्वांटिटी जैसे p या k का मान निकालना रहे, ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि जो रूट्स दिए रहते हैं उसको, वो x के वैल्यूज़ हैं, तो x की जगह पर उसको पुट करके और फिर जो अननोन क्वांटिटी p है या k है वो आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा = c/a, तो इससे संबंधित कोई सवाल है। आप देखेंगे कि मैंने सवालों का भी लिस्ट बनाया है, इसमें आपको वीडियो में दिखाई पड़ेगा। उन वैसे सवालों को आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी अननोन क्वांटिटी p का मान या k का मान कब निकालें, जब उस इक्वेशन में ये बताया है कि इस इक्वेशन को हो रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट्स, क्योंकि इक्वल रूट ही 2 बार आता है तो उसको रिपीटेड रूट कहते हैं। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p और k if the given quadratic equation has real and equal roots। ओके स्टूडेंट, सो इतना यदि आप क्वाड्रेटिक में कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर 5 पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें बहुत आसान है तैयारी करना, क्योंकि उसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आप वाकिफ़ हैं कि एक जनरल टर्म होता है जिसको हम लोग nth टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, an = a + n-1 × t, या an की जगह tn का भी प्रयोग होता है, तो tn = a + n-1 × d। चूँकि ये जो जनरल टर्म है an tn, जिसको nth टर्म भी कहते हैं, वो लास्ट टर्म भी कहलाता है किसी एपी का, तो उसको L भी कहा जाता है। तो L = फॉर्मूला सभी एक ही है, L = a + n-1 × d। ये तीनों 3 फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, केवल सिंबल जो जनरल टर्म का है या nth टर्म का है या लास्ट टर्म का है उसमें फ़र्क है, बाकी फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना, खास करके जब एक निकालना हो और बाकी 3 दिए रहें। इसी तरह इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है सम से रिलेटेड, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो इस कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है
वो है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप देख रहे हैं Sn इक्वल टू, Sn है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी शुरू से किसी एपी के शुरू से लेकर n टर्म को जोड़ना हो तो इस फॉर्मूले से आप उसका सम निकाल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या इसी का दूसरा रूप है कि Sn इक्वल टू, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब लास्ट टर्म मालूम रहता है, और ऊपर का कॉन्सेप्ट यूज होता है जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट का यूज है कब, जब एक पूछा जाए और बाकी दिया रहे। कोई ऐसे भी सवाल हैं जिसमें कोई एक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होता है बल्कि दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस तरह से आज इस वीडियो में मैंने 5 शुरू के चैप्टर्स का संकलन किया है, और आपकी मनोदशा देखकर स्पेशली इस वीडियो को मैंने तैयार किया कि आपको एक आत्मविश्वास बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप निर्भीकता से अपने मैथ्स पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन देखते हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जैसे आप ये फर्स्ट पेज है, इसमें देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट। जैसे पहला सवाल है, इफ टू नंबर्स 96 एंड 108 हैव HCF 12 देन फाइंड द LCM ऑफ 96 एंड 108। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर देखिए दोनों नंबर दिए हुए हैं, एक 96 है एक 108 है, और दोनों के HCF दिए गए हैं 12। तो कहता है 3 चीज़ें आपको दी गई, तो चौथा चीज़ निकालिए LCM इस दो नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5, और दूसरे सवाल है 2√5 - 3, ये दोनों इरेशनल नंबर है। जस्ट यहाँ एक एक स्पेसिमेन दिया गया है, एक एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 129/2³ इंटू 5 स्क्वायर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इफ टर्मिनेटिंग देन चेंज इट इंटू डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है कि इफ -2 इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल quadratic polynomial x² - 2px + 4 then find the value of p। इसी तरह अल्फा बीटा रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of the polynomial 2x² - 3x + 1 then find the value of alpha by beta plus beta by alpha। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4y² + 4u² + 4u and verify the relationship between zeros and coefficient। ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगला क्वेश्चन है कि इफ -2 and 1/2 are the zeros of a quadratic polynomial then write the polynomial। okay, now next question है, if zeros of the polynomial 2x² - 3x + p are reciprocal to each other then find the value of phi। and now starts some questions from pair of linear equations। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x and y बाय एलिमिनेशन एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x - 3y = 1। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 8। ठीक है।
कुछ और क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जैसे यहाँ हम लोग देखें, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9 above and find the area of the triangle so formed by these line and x-axis. Next question है, find the value of p if the pair of equations 2x minus py equal to 5, second equation 6x plus 9y equal to 7, एंड उसी में दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 18 हैव इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इन्फाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशन दिया गया है ये दोनों ही सवाल के लिए है, यानी ऊपर जो पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ है 2x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस पी वाई इक्वल टू 5, 4x प्लस 9y इक्वल टू 7, इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए भी और नीचे जो सवाल है 2x माइनस 4y इक्वल टू 6 and the second equation a plus b into x minus a minus b into y equal to 18, ये दोनों के लिए ये कंडीशन है इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, कि जब ये दोनों सवाल में इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा हो तो ऊपर के सवाल में p का मान निकालें और नीचे के सवाल में a और b का मान निकालें। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा है, वो है सॉल्व फॉर x, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, इफ -1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल, कि p निकालें। मैं फिर से इसको पढ़ दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक के टॉपिक्स को। If -1 is a root of quadratic equation 3x square minus 2px plus 3 equal to 0, then find the value of p. Next question है, find the value of p if the quadratic equation 4x square minus px plus 1 equal to 0 has real and equal root or repeated root. नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो कॉन्सेप्ट लिए हैं 5वां चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उसके एक दो सवाल यहाँ पर हैं। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7, ऑल्सो फाइंड देयर सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP 9, 7 होल 1/2, 6 एंड सो ऑन। And last question है, how many terms are there in the AP 5, 9, 13 ... 205। सो स्टूडेंट आप ऐसे सवालों को ऊपर के दिए हुए कॉन्सेप्ट को समझकर बनाइए और निश्चित रूप से उसको अपने टीचर से इवेलुएट कराइए। मेरा दावा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस 5 चैप्टर के जितने भी सवाल आएंगे लगभग आप बना सकेंगे। इसी उम्मीद पर कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से दोस्तों से शेयर करें, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको हर नए वीडियो की सूचना पहले मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।